नमस्कार। इस विशेष समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली। और सबसे पहले एक नजर इस समय की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का किया लोकार्पण। नालंदा के नए कैंपस को बताया भारत के सामर्थ्य का परिचायक। कहा दुनिया के लिए शिक्षा और ज्ञान का केंद्र बनेगा भारत। आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ाई। केजरीवाल को तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में किया गया पेश। 21 मार्च को दिल्ली सीएम की हुई थी गिरफ्तारी। दुनिया भर में आज मनाया जा रहा है सिकल सेल जागरूकता दिवस। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मध्य प्रदेश के डिंडौरी में कार्यक्रम में लिया हिस्सा। कहा आयुष्मान योजना के माध्यम से इस बीमारी को करेंगे जड़ से खत्म। पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया पर इस बीमारी को रोकने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। दिल्ली में पानी पर आज भी सियासी घमासान जारी। भाजपा ने दिल्ली सरकार के खिलाफ निकाला विरोध मार्च। कहा नहीं कर सकते वादा पूरा तो सीएम पद से इस्तीफा दें केजरीवाल। भीषण गर्मी और लू झेल रहे उत्तर भारत में आज भी हीट वेव की मार। गुजरात, चेन्नई, मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश ने दिलाई राहत, लेकिन असम में बाढ़ से हालात खराब। और बेंगलुरु में खेले जा रहे दूसरे वनडे मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम के सामने रखा 326 रन का लक्ष्य। स्मृति मंधाना ने लगाया वनडे करियर का 7वां शतक। मिताली राज के रिकॉर्ड की बराबरी की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार दौरे पर राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नवीन परिसर का उद्घाटन किया। विश्वविद्यालय की परिकल्पना भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन देशों के बीच एक संयुक्त सहयोग के रूप में की गई है। इस उद्घाटन समारोह में 17 देशों के मिशन प्रमुखों सहित कई प्रतिष्ठित गण शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर परिसर में पौधारोपण भी किया। तो बेहद महत्वपूर्ण रहा ये नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन, क्योंकि इस जो नवीनीकरण किया जा रहा है और जो पूरा जो इमारत रही है वो एक नए भविष्य की नींव रखती हुई दिखाई दे रही है। और प्रधानमंत्री ने आज इस नवीन परिसर का उद्घाटन किया, साथ ही साथ यहां पर पौधारोपण भी किया। नालंदा विश्वविद्यालय अपने आप में एक इतिहास समेटे है और भारत इस विश्वविद्यालय की और ज्ञान का नवजागरण जागृत कर रहा है। और नालंदा के नए परिसर में 40 कक्षाओं वाले 2 शैक्षणिक ब्लॉक हैं, जिनमें कुल बैठने की क्षमता लगभग 1900 है। इसमें 300 सीटों की क्षमता वाले 2 सभागार हैं। इसमें लगभग 550 छात्रों की क्षमता वाला एक छात्रावास भी है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, 2000 व्यक्तियों की क्षमता वाला एक एम्फी थिएटर, फैकल्टी क्लब और खेल परिसर सहित कई अन्य सुविधाएं भी हैं। यह परिसर एक नेट जीरो ग्रीन कैंपस है। यह सौर संयंत्र, घरेलू और पेयजल शोधन संयंत्र, अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग के लिए जल पुनर्चक्रण संयंत्र, 100 एकड़ जल निकास और कई अन्य पर्यावरण अनुकूल सुविधाओं के साथ आत्मनिर्भर रूप से कार्य करता है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि नालंदा का नवजागरण विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा।
उन्होंने कहा कि नालंदा बताएगा कि जो राष्ट्र मजबूत मानवीय मूल्यों पर खड़े होते हैं वो राष्ट्र इतिहास को पुनर्जीवित करके बेहतर भविष्य की नींव रखना जानते हैं। नालंदा ये केवल नाम नहीं है। नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। नालंदा के ध्वंस ने भारत को अंधकार से भर दिया था। अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है। साथियों, अपने प्राचीन अवशेषों के समीप नालंदा का नवजागरण, ये नया कैंपस विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा। नालंदा बताएगा जो राष्ट्र मजबूत मानवीय मूल्यों पर खड़े होते हैं वो राष्ट्र इतिहास को पुनर्जीवित करके बेहतर भविष्य की नींव रखना जानते हैं। और साथियों, नालंदा केवल भारत के ही अतीत का पुनर्जागरण नहीं है, इसमें विश्व के, एशिया के कितने ही देशों की विरासत जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आज पूरी दुनिया की दृष्टि भारत पर है, भारत के युवाओं पर है। दुनिया बुद्ध के इस देश के साथ, मदर ऑफ डेमोक्रेसी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहती है। आज पूरी दुनिया की दृष्टि भारत पर है, भारत के युवाओं पर है। दुनिया बुद्ध के इस देश के साथ, मदर ऑफ डेमोक्रेसी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहती है। आप देखिए, जब भारत कहता है वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, तो विश्व उसके साथ खड़ा होता है। जब भारत कहता है वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, तो विश्व उसके भविष्य की दिशा मानता है। जब भारत कहता है वन अर्थ, वन हेल्थ, तो विश्व उसे सम्मान देता है, स्वीकार करता है। नालंदा की ये धरती विश्व बंधुत्व की इस भावना को नया आयाम दे सकती है। इसलिए नालंदा के विद्यार्थियों का दायित्व और ज्यादा बड़ा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार दौरे पर प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का दौरा किया। गौरतलब है कि नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास से गहरा संबंध है। लगभग 1600 वर्ष पूर्व स्थापित किए गए मूल नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के प्रथम आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है। वर्ष 2016 में नालंदा के भग्नावशेष को संयुक्त राष्ट्र विरासत स्थल घोषित किया गया था। और कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई कल भी जारी रहेगी। केजरीवाल के वकील ने अभियोजन पक्ष के गवाहों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं।
वहीं प्रवर्तन निदेशालय के वकील ने इन आरोपों को नकारते हुए कहा कि गवाहों के बयानों पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता है। ईडी के वकील ने साथ ही कहा कि केजरीवाल के वकील अपने दलीलों के जरिए ये साबित नहीं कर पाए हैं कि आखिर कैसे उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं बनता है। इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम केजरीवाल को पेश किया गया था। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में आगामी आम बजट 2024-25 के संबंध में अग्रणी अर्थशास्त्रियों के साथ पहली बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। बजट पूर्व परामर्श बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, वित्त सचिव, आर्थिक मामलों के राजस्व सचिव, वित्तीय सेवाओं और कॉरपोरेट मामलों के विभागों के सचिव और भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार भी शामिल हुए। और इस बैठक में शामिल औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान के निदेशक नागेश कुमार ने बताया कि मंत्रालय को पीएलआई योजनाओं का दायरा बढ़ाने का सुझाव मिला है। नई पीएलआई का फोकस कपड़ा और परिधान निर्माण जैसे क्षेत्रों पर होगा, जो बड़ी मात्रा में रोजगार के अवसर लाते हैं। No, I mean the PLI is there, so it is to be kind of spread over and extended to some of the other industries, so like newer sectors. The labor-intensive sector. Somebody said also the MSMEs to be covered as a part of that, PLI. The garment textiles, garment leather goods, and all that. These are sectors which create a lot of jobs, and they could be also included in the PLI. Okay. और बारामूला जिले के हादीपोरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच गोलाबारी हुई। इस मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए हैं। सुरक्षा बल सुबह से ही इलाके में तलाशी अभियान चला रहे हैं। इलाके में अभी भी पुलिस और सुरक्षा बल ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के रियासी सेक्टर में 9 जून को रियासी जिले में आतंकी हमले में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इस व्यक्ति ने आतंकियों को घटनास्थल तक पहुंचाने का काम किया था। इस हमले में 9 लोगों की जान चली गई थी और 33 अन्य लोग घायल हो गए थे। इसमें एक आतंकवादी सहयोगी जिसका नाम हाकम दीन मक्खन के बेटे, उम्र 45 साल, बंदराही के रहने वाले, जो कि जिला राजौरी में पड़ता है, उनको जम्मू कश्मीर पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट रियासी में गिरफ्तार किया है। ये व्यक्ति ने कई बार आतंकवादियों को भोजन और आश्रय प्रदान करने में उनकी मदद की थी, साथ ही साथ उनको अपने घर में शरण दिया था। इस व्यक्ति ने गाइड के रूप में उनको घटनास्थल तक पहुंचाने का भी काम किया था। ये एक मिलिटेंट एसोसिएट है जिसने इस हमले को अंजाम देने के लिए एक मुख्य भूमिका निभाई थी। आगे की इंटेरोगेशन और केस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 और 21 जून को जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। 20 जून की शाम प्रधानमंत्री श्रीनगर में शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में युवाओं को सशक्त बनाना, जम्मू कश्मीर को बदलना कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। वो कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धात्मक सुधार परियोजना का भी शुभारंभ करेंगे। वहीं 21 जून की सुबह प्रधानमंत्री श्रीनगर में शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे
और इसके बाद CBYP योग सत्र में भाग लेंगे। और जम्मू कश्मीर में योग दिवस की तैयारियां लगभग आखिरी चरण में हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए आएंगे। इसके लिए प्रशासन और आयुष मंत्रालय मिलकर सहयोग कर रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर श्रीनगर आ रहे हैं। प्रशासन ने और आयुष मंत्रालय ने मिलकर के उसकी तैयारियां अच्छे ढंग से कर ली हैं। मुख्य कार्यक्रम डल लेक के किनारे SKICC के पास होगा। सभी जो 20 जिला केंद्र हैं वहां भी अच्छी संख्या में योग प्रेमी इकट्ठे होंगे और जो प्रोटोकॉल आयुष मंत्रालय ने बनाया है उस हिसाब से योग किया जाएगा। मेरा अनुमान है कि SKICC में जो मुख्य कार्यक्रम है वहां 7,000 के आसपास योग प्रेमी जुटेंगे। और हरियाणा में अंदरूनी टकराव के चलते कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री बंशीलाल की पुत्रवधू और दिग्गज नेता किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा झटका हो सकता है। इसकी जानकारी देते हुए भिवानी के तोशाम से MLA किरण चौधरी और पूर्व सांसद श्रुति चौधरी ने कहा कि वो बीजेपी की रीति नीति से प्रभावित होकर पार्टी ज्वाइन कर रही हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने दोनों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। आज जो भी ये कदम उठाया है वो इसलिए कि मेरा कार्यकर्ता जो है, मेरा जो इलाका है, हमारे जो लोग हैं उनको उनका हक मिल सके और वो हक जो है उनको बराबरी का मिले। ना ये ना हो कि कम और ज्यादा वाली बात जो होती आई है वो हो। और इसीलिए जो है हमने ये कदम उठाया। जो भी मेरे को कार्य दिया जाएगा वो कार्य जो है मैंने हमेशा से हरियाणा के अंदर आपने देखा है, दिल्ली वालों ने भी देखा है कि बहुत ईमानदारी के साथ मैंने काम करा है और जो है हमेशा जो है कर्मठता के साथ करा है। उसी तरह से जो है अब आने वाला समय जो है वो भाजपा का परचम उठाकर जबरदस्त काम करेंगे। और किरण चौधरी के कांग्रेस से इस्तीफे पर हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में परिवारवाद है। कांग्रेस के कई अन्य वरिष्ठ नेता पार्टी में घुटन महसूस करते हैं। इसके साथ ही CM नायब सिंह सैनी ने कहा कि आने वाले समय में कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। किरण चौधरी जी ने और हमारी बिटिया श्रुति चौधरी जी ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का जो आज निर्णय किया, मैं पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं और एक विश्वास दिलाता हूं प्रदेश के मुखिया के नाते भी, पार्टी के मुखिया के नाते भी, कि किरण चौधरी जी और श्रुति चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी एक परिवार के नाते हम मिलकर के हरियाणा को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। और दिल्ली में क्या आम और क्या खास, हर इलाके में पानी की किल्लत बढ़ गई है। पूर्वी दिल्ली की कई कॉलोनियों में 2-3 दिन से पानी नहीं आ रहा है। विनोद नगर, मंडावली, गणेश नगर समेत कई इलाकों में पानी के लिए हाहाकार मचा है। गोल मार्केट, बंगाली मार्केट, तिलक मार्ग, संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और न्यायाधीशों के बंगलों में भी पानी की सप्लाई कम हो गई है। RML, कलावती सरन और लेडी हार्डिंग जैसे अस्पताल में भी पानी की कमी का सामना हो रहा है। इस जल संकट को लेकर बीजेपी लगातार दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रही है। आज भी बीजेपी के सांसदों ने सड़कों पर उतरकर केजरीवाल सरकार को घेरा।
और दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत के लोग प्रचंड गर्मी से परेशान हैं। दिल्ली में स्थिति यह है कि पिछले 15 साल में जून महीना कभी इतना गर्म नहीं रहा जितना इस बार रहा है। दिन तो दिन, रात में भी पारा कम नहीं हो रहा है। ऐसे में लोग गर्मी से राहत पाने के लिए बेसब्री से मॉनसून की राह देख रहे हैं। हालांकि मॉनसून की एंट्री से पहले ही बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के चलते दिल्ली समेत उत्तर भारत के शहरों में आने वाले दिनों में मौसम बदल सकता है, जिससे लोगों को इस भीषण गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है। प्रचंड गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। इस साल पुराने कई रिकॉर्ड टूट चुके हैं। दिल्ली में जून का महीना तो पिछले 15 वर्षों में सबसे ज्यादा गर्म रहा। इस साल उच्चतम तापमान 47 डिग्री दर्ज किया गया। गर्मी में सर्द में रहने वाले साउथ और उत्तराखंड ऐसे राज्य जो गर्मी में ठंडे रहते थे, चाहे वो उत्तराखंड हो या हिमाचल प्रदेश हो, उनके कुछ हिस्सों में भी लू का प्रकोप देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कई हिस्सों और उत्तरी मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, बिहार और जम्मू संभाग के अलग अलग हिस्सों में लू की स्थिति देखने को मिल रही है। सर्वाधिक तापमान उत्तर प्रदेश के उरई में 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों ने आज उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में हीट वेव से लेकर गंभीर हीट वेव चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी और हीट वेव जारी है। ऐसे में आईएमडी वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने कहा है कि जून के बाद मौसम में बदलाव देखा जाएगा। एनसीआर दिल्ली में डस्ट स्टॉर्म की संभावना है। इसके साथ ही रात भी गर्म रहने के आसार हैं। पंजाब, हरियाणा के लिए और एनसीआर दिल्ली के लिए भी जो कल हमारा रेड अलर्ट था, उसके लिए हमारा एक स्टेप नीचे किया, ऑरेंज अलर्ट किया है। आज भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एनसीआर दिल्ली में भी कहीं ना कहीं डस्ट स्टॉर्म्स या लाइट रेनफॉल एक्टिविटी आजकल हो सकता है। उसके कारण ही हम यही सोच रहे हैं कि टेम्परेचर्स में गिरावट आई। हम पंजाब, हरियाणा, एनसीआर दिल्ली के लिए वार्म नाइट का भी वार्निंग है। आज भी रहने का वही अनुमान है। थोड़ा इंटेंसिटी वेरी कर सकती है, लेकिन उसके बाद, आज के बाद इसमें ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट हो जाएगा। और मक्का गए हज यात्रियों के लिए भीषण गर्मी मौत का कारण बन रही है। मक्का में 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान के चलते अब तक कुल 550 हज यात्रियों की मौत हो चुकी है। इन सभी यात्रियों की मौत के लिए भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान को जिम्मेदार बताया गया है। तो इस विशेष समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और दीपाली को दीजिए इजाजत। नमस्कार।